बहुपद। ठीक, क्योंकि बहुपद के बारे में आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक ना। बहुपद क्या होता है? ऐसा व्यंजक, ठीक ना, बहुपद उसे कहते हैं कि ऐसा व्यंजक जिसमें सभी चरों की घात जो है ऋणोत्तर पूर्णांक में हो। ठीक ना, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, bx + c, ठीक ना, bx + c हमारा ये बहुपद है। ठीक ना, क्योंकि बहुपद के मान प्राप्त नहीं होते हैं। बहुपद के क्या प्राप्त होते हैं? गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। ठीक ना, हम खंड कर सकते हैं, उसके मान नहीं प्राप्त होते हैं। तो बहुपद वही कहलाता है जिसमें सभी चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक में हो या धनात्मक पूर्णांक में हो। जैसे यहाँ देखिए bx + c, ठीक ना, कै पदी हुआ? 2 पदी हुआ। 2 पदी व्यंजक है हमारा और इसकी पावर 1 है, धनात्मक है, और इसकी पावर जो अचर पद होता है उसकी पावर सदैव क्या होती है? 0 होती है। ठीक ना, तो पूरा हमारा पद क्या कहलाया? बहुपद कहलाया। ठीक ना। अब यहीं पर द्विघात बहुपद आता है। एक आता है द्विघात बहुपद। ठीक, इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। यहीं से अब तक क्या है? बहुपद पढ़ें। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, 4 घाती बहुपद, 5 घाती बहुपद, अर्थात जिसमें चरों की अधिकतम घात जितना होती है उतने घाती बहुपद कहलाता है। ठीक ना। अब हमको यहाँ पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। ठीक ना, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और उसी प्रकार द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक ना। अभी हम बताए हैं कि जिसमें चरों की अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। कोई ज़रूरी कि 2 है अधिकतम, और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि सभी चरों की घात धनात्मक भी होनी चाहिए। अधिकतम तो 2 होगी, द्विघात बहुपद कहलाएगा, तो सभी चरों की घात धनात्मक भी होनी चाहिए। ठीक ना। जैसे व्यापक रूप हम आरा क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना, a का मान जो है 0 के बराबर न हो, इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक ना। और c को क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं, अचर पद कहा जाता है। ठीक ना। और भी है a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। संख्याएं हो। ठीक ना। तो वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या होती है, चाहे वो परमेय लिया जाए या अपरमेय लिया जाए या पूर्णांक लिया जाए। ठीक ना, या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। जैसे हम कहीं पर लिख दें करनी में 5x² + 2x - 1/2, क्या इसको हम कह दें कि द्विघात बहुपद है कि नहीं? आप लोग जवाब क्या देंगे? कि द्विघात बहुपद है। कैसे चेक करेंगे? इसमें यही चेक करेंगे कि चर की अधिकतम घात 2 बता रही है कि नहीं। इसमें अधिकतम घात 2 है। इसके बाद चर का पद यहाँ है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ अचर पद है, इसकी पावर 0 होती है। इसका मतलब सभी चरों की पावर क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक में है। ठीक ना। इसलिए हमारा क्या बन गया? द्विघात बहुपद बन गया। ये हमारी क्या है? √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं। इसके बाद 2 क्या है? पूर्णांक है। 1/2 क्या है?
परिमेय संख्या है। तो तीनों मिला कि नहीं मिला? कौन कौन मिल गया? पूर्णांक भी मिला, इसमें परिमेय संख्या भी मिला है और परिमेय संख्या भी मिला है। अर्थात सभी ये पद जो होता है सभी वास्तविक संख्या होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि ए बी सी क्या हो? वास्तविक संख्या हो। और व्यापक रूप क्या होता है? ax² bx + c। ठीक, a इज नॉट इक्वल टू शून्य क्यों लिख दिए? क्योंकि a का मान जब यहाँ शून्य रहेगा तो ये पूरा पद हमारा शून्य हो जाएगा ना। जब पूरा पद शून्य हो जाएगा तो पद बचेगा कौन? bx + c बचेगा। तो bx + c क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक कहते हैं। ठीक ना? अर्थात द्विघात बहुपद क्या बन गया? व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ a शून्य के बराबर न हो और a b c d क्या हो? वास्तविक संख्या हो। और c को हम हमेशा क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं, अचर पद मानते हैं। ठीक ना? यही द्विघात बहुपद में है, क्योंकि कक्षा 9th में सब कुछ पढ़ाया गया है ना बहुपद के बारे में। अब बहुपद के बारे में बताने के बाद द्विघात बहुपद आएगा। ठीक ना? तो द्विघात बहुपद आएगा तो इसमें कुछ फार्मूले उत्पन्न होंगे। ठीक ना? और उस फार्मूले पर जो है क्या होगा? उस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन आएंगे और वह बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। ठीक ना? ये समझ में आ गया ना? द्विघात बहुपद क्या होता है? कोई भी पूछ दे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या दोगे? ऐसा व्यंजक जिसमें सभी चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक में हो या धनात्मक पूर्णांक में हो। ठीक, कोई कह दिया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो तुरंत आंसर क्या आने चाहिए? ax² + bx + c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक ना? यही जवाब दिया जाएगा और बोर्ड में इतना पूछेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर मिल जाता है, सिर्फ इतना लिखना। ठीक, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2 नंबर हासिल करना, ये तो रास्ते में चलते रहोगे और नंबर मिलते रहेंगे, तुरंत याद रखना है इसको। अब इसमें देखो, इसमें आ रहा है बहुपद में कुछ भाग आया है। इसमें यह है कि कुछ चतुर्थांश के बारे में, ठीक ना, चतुर्थांश के बारे में आप लोग पढ़े हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाता है, रेखा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। रेखा की परिभाषा क्या होती है सभी लोग जानते हैं। रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है। ठीक ना? रेखा कैसे उत्पन्न होती है? कई बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक ना? तो रेखा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक ना? और एक दूसरी रेखा जो होती है, ये तो समतल बेस पर होती है, और एक लंबवत जो रेखा होती है इसके बीचों बीच हमें निकालते हैं। ठीक है? ये लंबवत रेखा होती है और एक स्ट्रेट होती है, और दोनों रेखाएं जहाँ पर कटती हैं वह प्रत्येक भाग कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बोलिए। और जब उस बिंदु से एक चक्कर कंप्लीट कर लिया जाता है तो एक सर्किल उत्पन्न हो जाती है, बिंदु या वृत्त उत्पन्न हो जाता है। तो वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक ना? तो ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उत्पन्न कीजिए, एक चक्कर पूरा करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का बनता है। और जब दो रेखा, लंबवत रेखा या स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ काटती है तो कै भाग उत्पन्न होते हैं? 4 भाग उत्पन्न होते हैं। और प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होता है? से एक समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। और प्रत्येक भाग जो है वो चतुर्थांश में वितरित हो जाता है। ठीक ना? तो सबसे पहले जो रेखा मिलती है इसको हम क्या कहते हैं? 9th में पढ़े हो। ठीक ना? x अक्ष। तो x अक्ष का ये क्या होता है? धनात्मक भाग होता है। जब इसके विपरीत आते हैं तो x अक्ष का क्या होता है? ऋणात्मक भाग उत्पन्न होता है ना? और यहाँ से जब ऊपर जाता है तो y अक्ष मिलता है। ठीक ना? यह धनात्मक भाग होता है। और इसके विपरीत y अक्ष मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक भाग कहते हैं। अक्ष के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक ना?
अक्ष के बारे में आप लोग जानते हैं, x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है। x अक्ष को क्या कहते हैं? ये बताया गया था ना, भुज कहा जाता है। और y अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ठीक ना? तो जब भुज और कोटि x और y अक्ष एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशांक। क्या होता है? निर्देशांक। ठीक ना? x और y होता है। पहले निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और दूसरे को कोटि कहा जाता है। और यह निर्देशांक जो है 4 आकारों में वितरित होता है, जिसे हम पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश होता है कि नहीं? और यह कौन होता है? द्वितीय। जैसे एंगल कोण बनते हैं उसी तरह चतुर्थांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। कोण हमेशा यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो धनात्मक भाग होता है कि नहीं? ये पहला चतुर्थांश। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं तो दूसरा चतुर्थांश, इसके बाद यहाँ आते हैं तो तीसरा चतुर्थांश बनता है, और इसके बाद यहाँ तक आ जाते हैं तो ये हमारा चौथा चतुर्थांश प्राप्त हो जाता है। ठीक ना? अब चतुर्थांश का बंटवारा होता है चिन्हों द्वारा। कैसे होता है? प्रथम चतुर्थांश को प्लस और प्लस कहते हैं, क्योंकि x अक्ष यहाँ है और y अक्ष के बीच का हिस्सा है ना? तो प्लस प्लस होता है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या होता है? x अक्ष होता है। x अक्ष क्या बता रहा है? ऋणात्मक, ऋण। और दूसरा क्या बता रहा है? y अक्ष धन। इसका मतलब दूसरा चतुर्थांश क्या बनता है? ऋण और धन बनता है। तीसरे में आइए, x अक्ष हमारा सबसे पहले x अक्ष को लिखा जाता है, इतना ध्यान देना निर्देशांक में। तो यहाँ ऋण है और y अक्ष भी क्या है? ऋण है। इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश क्या होता है? दोनों धन और ऋण, ऋण और ऋण होता है। अब लास्ट में पहुँचिए, लास्ट में x अक्ष क्या बता रहा है? प्लस। y अक्ष क्या बता रहा है? ऋण। ठीक ना? यही चतुर्थांश होता है। ठीक ना? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होता है ना? अब इसको हम x अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं। ये धनात्मक x अक्ष है, ये ऋणात्मक है। यहाँ y अक्ष धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक। ठीक ना? अब हम कह दें अक्ष तो 2 होते हैं। कौन कौन? x और y होता है, 2 अक्ष होते हैं ना। हम कह दें कि x अक्ष पर जो है, जो भी एक तरह से मानकर चलो बहुपद ही पढ़ाया जा रहा है ना। ठीक ना? तो बहुपद कोई लिया जाए, ठीक ना, कह दिया जाए कि x अक्ष पर जो काटता है, जैसे कोई भी बहुपद लिया जाए x² प्लस 3x प्लस 2। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये द्विघात बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 होगा, 2 फैक्टर होगा, अधिकतम 2 फैक्टर होगा, क्योंकि चर की जितनी घात अधिकतम होती है उतने इसके गुणनखंड होते हैं। समझ में आ रहा है? अब इतना होगा तो यहाँ x और यहाँ भी x है कि नहीं? इसका मतलब जो भी इसके शून्य आते हैं, जब जिसके मान नहीं प्राप्त होते हैं उसको हम शून्य कहते हैं। ठीक ना? जब फैक्टर कर लिया जाता है, शून्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? फैक्टर करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा जितना भी फैक्टर आता है उसके बराबर शून्य लिखिए तो x के मान प्राप्त होते हैं। तो जो x के मान प्राप्त होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं? शून्य कहे जाते हैं। तो x का जो मान प्राप्त होगा तो किस पर प्राप्त होगा? x अक्ष पर प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो x अक्ष पर जैसे हम कोई भी लकीरें खींच दे रहे हैं इस तरह, ठीक, एक कर्व बनाए हैं ना, एक जब बनाए हम पूछ दें कि इस पर x अक्ष पर कितने स्थानों पर क्या किया है? प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो आंसर क्या दोगे? एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। जो यहाँ कर रहा है तो इसको हम नहीं गिनेंगे, ये हम x अक्ष का नाम लिए हैं ना, तो x अक्ष पर कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है? 2 स्थानों पर, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ। हम यही पूछ दें y अक्ष पर कितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है, तो आंसर दोगे क्या? 1, सिर्फ y अक्ष पर यहाँ। अब इसी कर्व को हम घुमा करके मिला दें, ठीक, हम पूछ दें कि y अक्ष को
कितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है? एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, 2 स्थानों पर। यक्ष के कितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? यहाँ और यहाँ। हम इन सबको मिटा दें, ठीक ना। अब हम पूछ दें कि ये रेखा है, खींचे है ना। अब हम कह दें कि यक्ष अक्ष पर कितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रही है? आंसर क्या दोगे? 1। अब हम कह दें कि वाई अक्ष पर कितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित करती है, तो क्या लिखोगे? 0, कुछ नहीं, 0 होगा। यही है ना, पहली प्रश्नावली इसमें यही है। अब प्रश्नावली 1 देखिए, इसमें 1 में यही कह रहा है कि किसी 2A प्रश्नावली है, देखिए हम लिख रहे हैं इस पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हुए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो किसी बहुपद के f(x) अर्थात हमारा बहुपद किस पदों में है? x के पदों में है। जब f(x) लिखा रहता है, जो कोष्ठक में लिखा रहता है, उसमें साबित होता है कि हमारा बहुपद किस पदों में होगा? x के पदों में होगा। इसका मतलब x अक्ष पर ही डिवाइड करेगा, x अक्ष पर मान प्राप्त होगा ना। कह रहा है कि f(x) के लिए y बराबर f(x), इसका मतलब कि f(x) में जो समीकरण है, व्यंजक है, बहुपद है, उसके ग्राफ दिए गए हैं। ठीक, प्रत्येक ग्राफ में f(x) अर्थात x अक्ष पर के शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब इसका मतलब भी f(x) पर पूछा है, f(x) का मतलब x अक्ष पर पूछा है। यहीं पर fy लिखता तो यहाँ x बराबर fy लिख देता, और यहाँ कह देता कि fy के शून्यकों की संख्या, तब y अक्ष पर पूछता। समझ में आ रहा है? इतना ध्यान दोगे तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो f(x) में लिखा रहेगा तो x अक्ष में बताना संख्या शून्यकों की, fy लिखा रहेगा तो y अक्ष पर बताना। क्लियर हुआ? अब हम ग्राफ बना रहे हैं, देखिए ग्राफ क्या है। ये पहले पार्ट का ग्राफ है। x दिया है, x डैश दिया है, इसका मतलब ये धनात्मक है, ऋणात्मक। ये y अक्ष और ये y अक्ष, क्यों? अक्ष हुए चारों ना। अब इसके बाद इस पर रेखा जो है एक खींची है, ये तो मैं अभी बताया हूँ जी, अभी तत्काल हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं? यही बताए हैं कि f(x) पूछा, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1। तो यहाँ आंसर इसका क्या होगा? अतः f(x) में f(x) के शून्यकों की संख्या कितने स्थानों पर काटा है? प्रतिच्छेद किया है 1,
तो शून्यकों की संख्या क्या बन जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें अगला भाग यह है कि वही चार्ट बना है, ग्राफ वही है, ग्राफ वही है ना। अब इसमें कह रहा है यहाँ, ठीक है। अब इसमें पूछे f(x) में शून्यकों की संख्या क्या होगी 0, क्योंकि y अक्ष पर डिवाइड किया है, प्रतिच्छेद किया है ना, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद सब ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि f(x) में क्या है क्या नहीं है। देखिए एक ग्राफ यहाँ दिया है, 7वां है, 7वां भाग यह है, इसी प्रकार सब लगेगा। 7वें में वही ग्राफ बना हुआ है, x डैश y डैश, ठीक। इस पर देखिए देखिए, अब इसमें पूछ दे f(x) में शून्यकों की संख्या क्या होगा। x अक्ष पर देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो शून्यकों की संख्या क्या बन जाएगा 4 बनेगा, ठीक ना, कन्फर्म हो ना। अब यही हम कह दें, यहीं पर लिख दिया जाएगा, मान लो एग्जाम में भुलवाता है, ठीक ना, क्वेश्चन कि fy कह दे कि fy में शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो आंसर क्या दोगे, एक जगह डिवाइड किया है, मात्र एक जगह, तो शून्यकों की संख्या क्या बन जाएगा 1, ठीक। और जब क्वेश्चन यही पड़ा रहेगा f(x) में शून्यकों की संख्या, तो यहाँ चेक कर लेना कि x अक्ष पर धन या ऋण मिलाकर कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3 और 4, ठीक। अब इसके देखिए यही है पहली प्रश्नावली, यही समाप्त है। यह जो है 2A प्रश्नावली में सिर्फ शून्यकों की संख्या बताना है, ये प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब इसके बाद द्विघात बहुपद के कुछ फार्मूले हैं, वो अगले दिन बताया जाएगा, ठीक ना।